For select your own language subtitle, please follow the step. हमारे देश में बहुत से काबिल बच्चे ऐसे हैं जो पैसों के अभाव के कारण कंप्यूटर कोर्स नहीं कर पाते। मेरा सपना है मैं उनको क्वालिटी डिटेल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाऊं। यदि आप हमारा वीडियो पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब की एल्गोरिदम इन वीडियो को उन तक पहुंचा देगी। आपका छोटा सा प्रयास बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकता है। यदि मुझे आपका इतना ही सपोर्ट मिला तो मैं मैकेनिकल ड्राइंग, आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के डिटेल कोर्स भी बनाऊंगा। इसके अलावा प्रिंट मीडिया, वीडियो एडिटिंग और स्पेशल इफेक्ट से संबंधित क्वालिटी कोर्स अपलोड करूंगा। आप हमारे साथ जुड़िए, हम एक साथ मिलकर स्किल इंडिया के विचार को धरातल पर उतारेंगे। सीखेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। कभी आपने सोचा है 3D मैक्स की अपनी लाइटिंग है, अपना कैमरा है, अपना रेंडरिंग सेटअप है, उसके बावजूद भी हम वीरे क्यों इंस्टॉल करते हैं? रियल इन्वायरमेंट में लाइट का बिहेवियर और उसी लाइट का तीनों फॉर्म में पाए जाने वाले मटेरियल के साथ किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन होता है या तालमेल होता है, इन्हीं सब चीजों को आधार बनाकर वीरे बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर यदि हम लाइट की बात करें, तो लाइट को हम कई पार्टों में बांट सकते हैं। लाइट सोर्स से निकलने वाले फोटॉन्स, फोटॉन्स के बाउंस और बाउंस के दौरान फोटॉन्स जो सरफेस से कलर पिक करते हैं। इसके अलावा लाइट का सॉलिड सरफेस, पानी, ग्लास जैसे मटेरियल के साथ किस तरीके का बिहेवियर होगा, इन सबको अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल करने की वीरे हमें खुली छूट देता है। इन्हीं सुविधाओं के चलते वीरे में रियलिस्टिक रेंडर निकालने में सफल हो पाते हैं। इस वीडियो में हम वीरे यूआई के बारे में बात करेंगे, अर्थात इंस्टॉल होने के बाद वीरे किस व्यवस्थित ढंग से हमारे 3D मैक्स में रखा गया है, उसका कौन सा टूल कहाँ पर है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये बात आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वीरे कोई छोटा मोटा प्लगइन नहीं है। जब हम वीरे को इंस्टॉल करते हैं तो वो अपने साथ ज्योमेट्री भी लेकर आता है वीरे की, लाइट सोर्स भी, कैमरा भी और दूसरे हेल्पर भी। इसके अलावा वीरे के अपने खुद के मॉडिफायर भी हैं। इसके अलावा वीरे के खुद के अपने मटेरियल हैं, उसका रेंडरिंग सेटअप है अपना। आपके काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए इसलिए जरूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि वीरे का कौन सा पार्ट 3D मैक्स में कहाँ रखा है। इसलिए आपके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरे के सबसे ज्यादा फंक्शन एंड कंट्रोल मिलेंगे आपको रेंडरिंग सेटअप के अंदर। रेंडरिंग सेटअप के लिए आप अपने कीबोर्ड का F10 बटन दबा सकते हैं या ये वाला जो आइकन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही रेंडरिंग सेटअप की ये फ्लोटिंग विंडो खुल जाएगी। कॉमन में सबसे नीचे जाइए आप, यहाँ पे असाइन रेंडर है, आप इसको क्लिक कीजिए। स्कैन लाइन रेंडर की जगह यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए वीरे। यहाँ पे वीरे के 4 टैब दिए गए हैं, वीरे, जीआई, सेटिंग और रेंडर एलिमेंट्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोलर हैं। एक चीज आपने नोट की होगी, ये ग्रीन कलर में जो डिफॉल्ट लिखा हुआ है, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये होगा काम करने के लिए आपके पास और कंट्रोलर आ गए हैं। अगर इसको एक बार और क्लिक कर दें तो आप एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे, यानी कि वीरे ने जितने भी टूल्स यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। अब ये बात बिल्कुल मत सोचिएगा कि यदि आपको एक्सपर्ट लेवल की सेटिंग के बारे में नहीं मालूम है तो आप एक अच्छा रेंडर नहीं निकाल सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया, कभी कभी हम दूसरी फाइल इंपोर्ट करते हैं जिसमें एक्सपर्ट लेवल की सेटिंग दी होती है, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता होना चाहिए एक्सपर्ट लेवल की सेटिंग कहाँ पर है और कैसी है। चलिए वीरे रेंडर सेटअप की इस फ्लोटिंग विंडो को यहीं बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं वीरे मटेरियल की। मटेरियल एडिटर को खोलने के लिए आप कीबोर्ड का एम बटन दबाइए, या ये मटेरियल एडिटर की विंडो है, आप इसको क्लिक कीजिए। वीरे मटेरियल के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे वीरे मटेरियल दिए गए हैं। यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर मटेरियल टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी ओपेसिटी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है वीरे मटेरियल एडिटर आपको ऐसा नजर ना आ रहा हो, आप इसको बंद कीजिए। ये वीरे मटेरियल एडिटर का आइकन है, ये भी चेंज हो जाएगा, अभी देखिएगा। आप मोड में जाइए, कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर की जगह
स्लेट मटेरियल एडिटर को सिलेक्ट कीजिए। ये एडवांस मटेरियल एडिटर है। जो हमने पिछला मटेरियल एडिटर देखा था वो ट्रेडिशनल मटेरियल एडिटर था। इस मटेरियल एडिटर में यहाँ पर हमें स्लेट की तरह एक एरिया मिलता है जहां पर हम मटेरियल की कनेक्टिविटी आपस में इजीली देख सकते हैं। चलिए इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपने नोटिस किया यहाँ पे मटेरियल एडिटर का आइकन भी चेंज हो गया है। कमांड पैनल के द्वारा वीरे के दूसरे टूल्स को देखते हैं। ये हमारा क्रिएट पैनल है। क्रिएट पैनल के नीचे अभी ज्योमेट्री सेलेक्ट है। यदि हमें वीरे की ज्योमेट्री को देखना है तो नीचे ये जो एरो है आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से वीरे को सिलेक्ट कीजिए। आपको वीरे द्वारा प्रोवाइड सारी ज्योमेट्री यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरीके से यदि आपको वीरे लाइट को सिलेक्ट करना है तो आप लाइट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से वीरे को सिलेक्ट कीजिए। आपको वीरे लाइट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी तरीके से कैमरा और दूसरे हेल्पर के लिए भी आपको यहाँ से वीरे सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए अब वीरे मॉडिफायर की भी बात करते हैं। आप क्रिएट पैनल में यहाँ पे ज्योमेट्री को सिलेक्ट कीजिए। कोई एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए। ध्यान रखिए हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए। उसमें मॉडिफायर में जाइए। इस मॉडिफायर लिस्ट से आप वीरे के अवेलेबल मॉडिफायर को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वीरे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। यदि आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ये वीरे डिस्प्लेसमेंट हमारे इस कीबोर्ड पे अप्लाई हो जाएगा। इसके नीचे वीरे हेयर दिया हुआ है। ये फर और बालों को जनरेट और उनको कंट्रोल करने के लिए काम आता है। ये सब ऑप्शन हमें कमांड पैनल की जगह ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी मिल जाते हैं। आप क्रिएट में जाइए, वीरे में जाइए। यहाँ पे सारे वीरे की ज्योमेट्री है। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 आइटम है। लेकिन जब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे टोटल 9 है। यदि आपको कहीं पर भी या इस सेक्शन में या उस सेक्शन में कोई आइटम कम मिलता है तो दोनों जगह जरूर चेक कर लें। इसके अलावा आप मॉडिफायर में जाइए, यहाँ पे वीरे में जाइए। ये डिस्प्लेसमेंट और हेयर वाले दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। यदि आपने अपने सीन में वीरे लाइट लगाई हुई है तो उसके पैरामीटर के लिए आप यहाँ कमांड पैनल में आते हैं। इसके अलावा आप टूल्स में जाइए। यहाँ पे वीरे लाइट लिस्टर है। यहाँ पर उन सभी वीरे लाइट की लिस्ट आ जाएगी और उनके ठीक सामने यहाँ पर उसके पैरामीटर होंगे। इस विंडो के माध्यम से आप वीरे लाइट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। चलिए इसको अभी बंद कर देते हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट की वीरे प्रॉपर्टी को आपको एक्सेस करना है तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। राइट क्लिक करके क्वाड मेनू खोलिए। यहाँ पे नीचे वीरे प्रॉपर्टी है। इस विंडो के अंदर जितने भी पैरामीटर दिए गए हैं ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से ही संबंधित है। फिलहाल इस विंडो को कैंसिल कर दीजिए। इसके अलावा क्वाड मेनू में आप वीरे से संबंधित दूसरे ऑप्शन को भी देख सकते हैं। वीरे इन्वायरमेंट और इफेक्ट के लिए हम रेंडरिंग में जाएंगे। यहाँ पे इन्वायरमेंट है। इसके सामने 8 नंबर लिखा हुआ है। यदि आप अपने कीबोर्ड का 8 नंबर दबाते हैं तो इन्वायरमेंट इफेक्ट की ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर इन्वायरमेंट एक्सपोजर कंट्रोल दिया हुआ है। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलिए। यहाँ पे वीरे एक्सपोजर कंट्रोल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यदि एनवायरनमेंट में आपको कोई इफेक्ट ऐड करना है जो वीरे से संबंधित हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे वीरे एनवायरनमेंट फॉग, वीरे एरियल पर्सपेक्टिव, वीरे टून्स, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से आप इनको सेलेक्ट कीजिए और उनको यहाँ पर ऐड कर लीजिए। चलिए इस विंडो को बंद कर देते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको वीरे यूजर इंटरफेस के बारे में बताया है। उम्मीद है अब आपको वीरे के किसी टूल और कंट्रोलर को ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लास्ट वीडियो में हमने वीरे यूआई के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम वीरे के कुछ बेसिक्स टूल्स के बारे में बात करेंगे। एक बार जब हम वीरे को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वीरे से संबंधित सभी टूल्स यहाँ पर आ जाते हैं। आपको याद होगा पिछली बार हम जब लाइट सोर्स के बारे में बात करते थे तो हमने यहाँ पर कमांड पैनल से इसको लाइट को सिलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ वीरे को सिलेक्ट किया था। उसके बाद हमने किसी लाइट को सिलेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीधा यहाँ पे जाइए, लाइट को सिलेक्ट कीजिए और अपने सीन में अप्लाई कर दीजिए। लेकिन वीरे के ये सभी टूल तभी काम करेंगे जब आप वीरे की रेंडरिंग विंडो को बाय डिफॉल्ट सेट कर देंगे। उसके लिए आप किसी भी आइकन पे क्लिक कीजिए। वीरे शुड बी सेट एज करंट रेंडरर, आप इसको यस कर दीजिए। अब यहाँ से आप लाइट को सिलेक्ट कीजिए और सीधा सीन पे अप्लाई कर दीजिए। अभी मैं इस लाइट को डिलीट कर देता हूँ। आप इस टूल्स बार को यहाँ से ग्रैब कीजिए और इसे बाहर ले आइए। ये फ्लोटिंग टूल बार की तरह काम करेगा। आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि टूल बार आपको अपने सीन में नज़र नहीं आता है, तो आप यहाँ पे माउस को ले जाइए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ सबसे नीचे वीडियो टूल्स दिया है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो टूल बार फिर से वापस आ जाएगा। इस टूल बार की एक अच्छी बात ये है, यदि आपने इस टूल को कहीं पे पोजीशन कर दिया है, जब नेक्स्ट टाइम आप 3डी मैक्स की एप्लीकेशन खोलेंगे, तो आपको टूल बार ये वहीं नज़र आएगा। चलिए इसको वापस इसकी जगह पे लगा देते हैं। पहले सबसे पहले ये वी-रे रेंडरर बटन है, उसके नीचे ये वी-रे फ्रेम रेंडरिंग विंडो है। ये लाइट का सेक्शन है, आप इसमें से एक लाइट सेलेक्ट कीजिए, सीन में अप्लाई कीजिए। ये लाइट लिस्टर है, जिसको हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। आप टूल पे क्लिक कीजिए, ये लाइट लिस्टर है, आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पे हमारे सीन में यूज होने वाली लाइट की डिटेल आ जाएगी, आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा कैमरा लिस्टर है, जिस तरीके से हमने ये वी-रे लाइट लिस्टर देखा था। उसके नीचे ये वी-रे फिजिकल कैमरा है, ये लाइट का सेक्शन है, ये सारे इफेक्ट्स हैं, ये वी-रे डिस्प्लेसमेंट और नीचे फर, और फर के नीचे ये वी-रे मटेरियल है। और उसके नीचे यहाँ पे वीरे लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे बने बनाए मटेरियल हैं। इन सभी मटेरियल को बड़े अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया गया है। आप इनको डिटेल से देख लीजिएगा। सबसे पहले ब्रिक है, ये कार पेंट है, ये सेरेमिक है, ये कंक्रीट है। आप यहाँ पे आके फैब्रिक देख सकते हैं, ये फोम है। यदि आपको थर्माकोल जैसी कोई चीज बनानी है तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर। इन सभी आइकन को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। आप देख पा रहे हैं थर्माकोल जैसी टेक्सचर है। ये ग्लासेस हैं, ये ग्राउंड है। आप इन सभी को चेक कर सकते हैं। इसके नीचे लेदर, लिक्विड, मेटल और इसी प्रकार से बाकी सब इनको देख लीजिएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप इन सभी मटेरियल को डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से उठाइए और सीधे यहाँ पे ले जाइए, ये यहाँ पर आ जाएगा। इस मटेरियल से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर हैं ये सारे यहाँ खुल जाएंगे। आप इसमें चेंज करके मटेरियल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप इन सभी मटेरियल को एक बार ठीक से देख लीजिएगा। यदि आपने इसको ठीक से समझ लिया तो आपका काम करने की स्पीड भी बढ़ेगी और काम की क्वालिटी भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीरे फ्रेम बफर रेंडरिंग विंडो की। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं, मैं उन्हें रेंडरिंग का मतलब साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम 3D मैक्स की कोई फाइल तैयार करते हैं, तो उसको बनाने के दौरान हम 3D मॉडल की ज्योमेट्री पर काम करते हैं, लाइट सोर्स लगाते हैं, उसकी इंटेंसिटी, कलर, उसके बाउंस फिक्स करते हैं। उस 3D सीन में हम मटेरियल और टेक्सचर भी अप्लाई करते हैं, रिफ्लेक्शन, ओपेसिटी, शैडो, इन सबको टूल और कंट्रोल के माध्यम से फाइनल करते हैं। काम के दौरान 3D मैक्स बैकग्राउंड में इन सब स्टेप को एक शीट पर नोट करता रहता है, और जब हम रेंडर का बटन दबाते हैं तो 3D मैक्स उसी शीट को पढ़कर इस विंडो में इमेज डेवलप करता है। तो इमेज डेवलप करने की जो प्रक्रिया होती है उसे रेंडर कहते हैं, और इस विंडो में हमें वो डेवलपमेंट दिखाई देती है। इसके अलावा इस विंडो में कुछ कंट्रोलर भी दिए हुए हैं। आज इस चैप्टर में हम विंडो के इस सेक्शन में जो कंट्रोल दिए हुए हैं उसको विस्तार से जानेंगे। मेरी कोशिश रहेगी मैं हर चीज को आसान करके आपको समझाऊं, ताकि आपको एक ही बार में वो समझ में आ जाए, आगे चलकर आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक रेंडर निकाल लेते हैं। हमारा रेंडर कंप्लीट हो चुका है। इस बटन को आप अच्छे तरीके से पहचानते होंगे। डेस्कटॉप पे हमने टेस्ट नाम का फ़ोल्डर बना रखा है, वहीं पर टेस्ट के नाम से हम इस फ़ाइल को सेव करेंगे। यहाँ से अपना फ़ॉर्मेट चूज़ करेंगे। फिलहाल मैं पीएनजी फ़ॉर्मेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सेव का बटन दबा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। यदि हम इस सेक्शन में आकर इस एरो पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे वो सभी चैनल मौजूद हैं जो हमारी इमेज में यूज़ हो रहे हैं। अभी हमने जो फ़ाइल सेव की थी वो आरजीबी मोड में थी। अगर हम केवल वीरे रिफ्लेक्शन की फ़ाइल को ही सेव करना चाहते हो, हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा।
ये वीरे रिफ्लेक्शन है और वापस सेव का बटन दबाएंगे और फाइल को उसी हिसाब से सेव कर देंगे जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए वो फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और उसे सेव कर दीजिए। चलिए अभी हमने जो फाइल सेव की है उन सबको डिलीट कर देते हैं। यदि हम एक ही बार में इन सभी एलिमेंट्स को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसे थोड़ा सा दबा के रखिए। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, फाइल का नाम दीजिए, फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए और सेव कर दीजिए। यदि आप उस फोल्डर को चेक करेंगे तो आपको वो सभी एलिमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे जिन रेंडर एलिमेंट्स को हमने वहां पे यूज किया था। आप इसको लार्ज करके देख सकते हैं। फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं। एक बार अपना माउस फिर इसके ऊपर ले जाइए और माउस को दबा के रखिए। ये तीसरा ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ये तीसरा ऑप्शन किस लिए होता है? अभी हमने जब फाइल सेव करी थी तो सारे चैनल अलग अलग फाइल में सेव हुए थे, लेकिन यहाँ पर वो सभी चैनल एक ही फाइल में सेव होते हैं। एक ही फाइल में सेव करने के लिए केवल हमारे पास यहाँ पे दो ही फॉर्मेट अवेलेबल है, एक EXR, दूसरा वीरे इमेज। यदि आप इसमें से किसी भी एक फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सभी चैनल एक ही फाइल में सेव हो जाएंगे। इसके बाद ये अगला बटन वीरे फ्रेम बफर में ये जो हमें इमेज नजर आ रही है उसको कैंसिल करने के लिए, यदि आपने इसको दबा दिया और यस कर दिया तो ये इमेज यहाँ से चली जाएगी। इस बटन के बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 50% लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है जो हमारी इमेज की क्वालिटी है वो भी 50% पे ही है। 50% तो वैसे रेंडरिंग के लिए इनफ होता है, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है तो आप इसको यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा जितना आप इसको ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही रेंडरिंग टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगला बटन जो है वो रीजन का है। आप इस विंडो में रेंडरिंग की रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इस एरिया में कोई चेंज किया है और आप चाहते हैं आपको पूरी इमेज दोबारा से रेंडर ना करनी पड़े, तो उसके लिए ये वाला बटन है, सेलेक्ट कीजिए। रेंज एरिया को फाइनल कीजिए और रेंडर का बटन दबा दीजिए। तो आप देखेंगे केवल यही एरिया रेंडर हो रहा है, बाकी नहीं। भाई जब आपने चेंज केवल इसी एरिया में किया है तो आपको सारी इमेज को दोबारा रेंडर करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए रीजन सिलेक्शन बटन दिया हुआ है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है ये स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडरिंग का है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी इमेज में जब भी कोई चेंज करें ये ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाए अगर आपने इसको ऑन कर दिया है तो। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से यूज करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे कोई चेंज किया, पहले इस रीजन सिलेक्शन को थोड़ा और कम कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं। अभी हमारा इंटरेक्टिव रेंडर बटन एक्टिव है, ठीक है। सीन में सबसे पहले इस बॉल को सिलेक्ट कीजिए, मटेरियल एडिटर को खोलिए। इस बॉल पर हम देख पा रहे हैं ये वाला मटेरियल अभी अप्लाई है। इस मटेरियल की जगह इस वाले मटेरियल को इस पर अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे ये अपना आप ही ऑटो रेंडर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बटन यहाँ पर जो था इंटरेक्टिव रेंडरिंग का ये ऑन था। इसके बाद आप इस मटेरियल को सिलेक्ट कीजिए। ये बॉल हमारी ऑलरेडी सेलेक्ट है, आप इस मटेरियल को अप्लाई कीजिए और यहाँ पे चेंज खुद ब खुद देख लेंगे। तो जितनी बार आप अपने सीन में चेंज करेंगे ये बटन ऑन होने की वजह से रेंडरिंग ऑटो अपडेट हो जाएगी। चलिए अब इस बटन को ऑफ कर देते हैं। रेंज सिलेक्शन को भी ऑफ कर देते हैं। अब सीन को एक बार फिर रेंडर करते हैं। अब हम इस बटन के बारे में बात करते हैं। अगर आपने इस बटन को सिलेक्ट कर लिया तो आप अपना माउस जहां ले जाएंगे रेंडरिंग वहीं से शुरू कर देगा। तो रेंडरिंग यहीं से शुरू हुई। हम अपना माउस मूव करके इधर ले जाते हैं तो रेंडरिंग वहां से शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये वाला बटन काम करता है।
दोस्तों पिछले वीडियो में हमने रेंडरिंग, इंटरैक्टिव रेंडरिंग, रीजन, क्वालिटी, फॉलो माउस और फाइल को सेव करने के जितने भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं उसके बारे में जाना था। आपको याद होगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है अलग-अलग एलिमेंट्स को सेव करने के लिए था। एलिमेंट्स कहाँ पर थे? यहाँ पे मौजूद सभी एलिमेंट्स इस रेंडर हो चुकी इमेज के हैं। इस वीडियो में इन सभी एलिमेंट्स को किस तरीके से अपने सीन के अंदर ऐड किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। चलिए इस विंडो को कैंसिल कर देते हैं। रेंडर सेटअप खोलने के लिए आप अपने कीबोर्ड का F10 बटन दबाइए या इस आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस लाइन में सबसे लास्ट का टैब रेंडर एलिमेंट्स का है। यहाँ पे जितने भी आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं वही हमने रेंडर विंडो में देखे थे। यहाँ पर नया एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए आप ऐड में जाइए। मैं यहाँ पे वीरे वायर कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस सेटअप को बंद कर देता हूँ। एक बार फिर वीरे रेंडर को खोल लेते हैं। अब आप चेक कीजिए यहाँ पे वो एलिमेंट्स आया है नहीं। आप देख रहे हैं कि वो एलिमेंट्स यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं वो सारे रेंडर हो चुकी इमेज के हैं। अभी हमने वो इमेज को रेंडर नहीं किया इसलिए वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। चलिए एक रेंडर और निकाल लेते हैं। रेंडर खत्म हो चुका है। चलिए देखते हैं वो एलिमेंट्स यहाँ पे आया है या नहीं। हम देख पा रहे हैं वीरे वायर कलर यहाँ पे मौजूद है। एक बार इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा सिवाय इन बॉल के। ऐसा क्यों? इसको जानने के लिए वायर फ्रेम मोड में जाइए। कीबोर्ड का F3 बटन दबाइए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे सभी ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर में है और केवल हमारी बॉल ही कलरफुल है। सभी ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर होने की वजह से नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारी रेंडरिंग विंडो का बैकग्राउंड भी ब्लैक होता है। इस वजह से सभी ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहे हैं, केवल हमें ये बॉल्स नजर आ रही है। चलिए कुछ और ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करते हैं। सबसे पहले तो फ्लोर को सिलेक्ट करते हैं। इसके कलर को चेंज कर देते हैं। आप जब भी 3D मैक्स में काम करें तो अपने सभी ऑब्जेक्ट के कलर डिफरेंट ही रखिएगा, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। एक बार फिर रेंडरिंग विंडो को खोल लेते हैं। वापस आरजीबी मोड में चलते हैं। एक बार फिर रेंडर करते हैं। ये रेंडर कंप्लीट हो चुका है। अब वीरे वायर कलर को एक बार देखते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने जिस ऑब्जेक्ट को जो कलर दिया था यहाँ पे केवल वही कलर आया है। इसका फायदा क्या है? चलिए इन दोनों इमेज को मैं पीएनजी में सेव कर लेता हूँ और फोटोशॉप में खोलता हूँ और इसका यूज मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों इमेज मैंने फोटोशॉप में खोल लिया है। ये हमारी आरजीबी रेंडरिंग कंपोजिशन है जो कि हमें यहाँ नजर आ रही है। ऊपर जो कलर रेंडर था इसे मैंने अभी हाइड किया हुआ है। मान लीजिए हमारा क्लाइंट बालकनी के फ्लोर के एक्सपोजर को कम करने के लिए कहता है। इस लेयर को ऑन कीजिए, इसे एक्टिव कीजिए और बाहर का जो फ्लोर है मैजिक बेंड टूल से इस कलर को सिलेक्ट कर लीजिए, ग्रीन। नीचे वाली लेयर को दोबारा एक्टिव कीजिए, इसे हाइड कर दीजिए। लेयर में जाइए, न्यू में जाइए, कीबोर्ड पे कंट्रोल जे दबाइए। सिलेक्शन एरिया का आप कॉपी ले लीजिए। आप यहाँ से देख सकते हैं सिलेक्शन एरिया की एक्स्ट्रा कॉपी बन गई है। यहाँ पे फ्लोर की लेयर एक्टिव है। आप इमेज में जाइए, एडजस्ट में जाइए, एक्सपोजर में जाइए और यहाँ पे एक्सपोजर को हल्का सा कम कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब पुराने रेंडर में और इस रेंडर में आप फर्क आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा रेंडर निकालने की जरूरत नहीं है 3D मैक्स के अंदर। चलिए इस फ्लोर को फोटोशॉप में सिलेक्ट करना आसान था, लेकिन तब क्या होगा जब क्लाइंट इस वाले ऑब्जेक्ट का एक्सपोजर बढ़ाने के लिए कहेगा, क्योंकि इसको सिलेक्ट करने में काफी टाइम लग जाएगा। उसके लिए एक बार फिर इस वाली लेयर को एक्टिव कीजिए। मैजिक बेंड टूल सेलेक्ट होना चाहिए। इस कलर को सिलेक्ट कीजिए। मेन लेयर को एक्टिव कीजिए। कलर लेयर को हाइड कीजिए। कीबोर्ड पे कंट्रोल जे दबाइए। सिलेक्शन एरिया की नई लेयर बन जाएगी। ये नई लेयर बन चुकी है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। ये सिलेक्ट होनी चाहिए।
इमेज में जाइए, एडजस्टमेंट में जाइए, एक्सपोजर में जाइए, इसका एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से कलर लेयर के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का काफी आसान तरीका है, इससे हम काफी समय बचा सकते हैं अपना। चलिए एक बार फिर 3D मैक्स में चलते हैं। पिछले वीडियो में जब हमने इंटरेक्टिव रेंडर के बारे में बात की थी, तो हमने देखा था हम अपने सीन में जो भी चेंज कर रहे थे, वो यहाँ पर ऑटो अपडेट और ऑटो रेंडर हो रहा था। लेकिन इसके बगल में जो ये बटन है, हमने इस बारे में बात नहीं की थी। ये बटन अभी एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव करने के लिए इंटरेक्टिव रेंडर है, इसको ऑन करना पड़ेगा। इसमें सबसे नीचे यूवीएस है। यूवीएस यूवीडब्ल्यू मैप के रेंडर के लिए यूज होता है। अभी मैंने आपको यूवीडब्ल्यू मैप के बारे में नहीं बताया है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा जब मैं आपको टेक्सचर और मटेरियल के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। अभी के लिए मैं इतना ही बता पाऊंगा, जो 3D मॉडल पे हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं, उसे यूवीडब्ल्यू मैप के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। इस रेंडर में आप यहाँ फ्लोर की टाइल देखिए। अभी मैं इंटरेक्टिव रेंडर को रोक देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। अब इन दो इमेजों को आपस में कंपेयर करके देखते हैं। आप फ्लोर में देख पा रहे होंगे, जहां जहां टेक्सचर ब्रेक हो रहा है, वहां वहां अलग सेपरेट कलर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इन कलर के माध्यम से हम किसी भी टेक्सचर को अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब अगला ऑप्शन देखते हैं कि वो क्या है। इसके बाद अगला ऑप्शन नॉर्मल्स का है। इस ऑप्शन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के सरफेस से लाइट किस प्रकार इंटरेक्ट करेगी। और इससे अगला ऑप्शन वायर फ्रेम का है। यदि आपको किसी 3D मॉडल के वायर फ्रेम का रेंडर निकालना है किसी इफेक्ट के लिए, तो आप इसके द्वारा निकाल सकते हैं। इससे अगले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। इससे अगला ऑप्शन सीन के एम्बियंस के लिए है। यदि आप एम्बियंस की सेटिंग पे काम कर रहे हैं, तो आपको रेंडर निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद लाइटिंग का ऑप्शन है। यदि आप लाइटिंग पर काम कर रहे हैं, तो आपको बार बार टेस्ट रेंडर निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऑन रखिए। आप लाइट के पैरामीटर या सब डिवीजन में चेंज करेंगे, तो आपको यहाँ लाइव दिखाई देगा। मॉडलिंग कंप्लीट होने के बाद कैमरे का व्यू सेट करते हैं, उसके बाद लाइट सेट करते हैं, उसके बाद ही हम मटेरियल टेक्सचर पर काम करते हैं। चलिए अब इस विंडो को मिनिमाइज करते हैं। ये जो बाहर वाला फ्लोर है, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब एक बार फिर रेंडरिंग विंडो खोलते हैं। अब इसमें जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, उसे सिलेक्ट करते हैं। तो आपने देखा, अब केवल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही रेंडर हुआ है। रेंडरिंग विंडो को थोड़ा साइड कर देते हैं। अब एक के बाद एक अलग अलग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके देखते हैं। तो अब हम ये बात जान गए हैं कि ऊपर वाला बटन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को रेंडर करने के लिए है। मान लो आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, तो हर बार चेंज करने के बाद आपको पूरा रेंडर निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन काम के दौरान किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ा, तो अनवांटेड ऑब्जेक्ट भी रेंडर हो जाएगा। अनवांटेड ऑब्जेक्ट रेंडर ना हो, तो आप मेन ऑब्जेक्ट को लॉक भी कर सकते हैं, उसके लिए इसके नीचे वाला बटन है। उम्मीद है रेंडरिंग एलिमेंट्स और इंटरेक्टिव रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। रेंडर एलिमेंट्स को हम डिटेल से देखेंगे जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। दोस्तों, इस वीरे फ्रेम बफर विंडो में ये जो हिस्ट्री पैनल है, इसके बारे में हम वीडियो नंबर 68 के शुरुआत में ही बात कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। इस वीडियो में इस विंडो के इस सेक्शन की बात करेंगे। इसे लेयर सेक्शन कहते हैं। ये किस प्रकार से काम करता है, मोटे तौर पर हम इस बारे में बात करेंगे। ये सेक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बनाया गया है। रेंडरिंग के दौरान आपने देखा होगा, कई प्रकार के एलिमेंट्स हम सीन में यूज करते हैं, जैसे लाइट सोर्स, शैडो, रिफ्लेक्शन, एम्बियंस। एक बार रेंडर निकलने के बाद हम अपने सीन को फाइनल टचअप दे सकें, उसके लिए ये लेयर सेक्शन है। आप जानते हो, कोई भी सीन अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के द्वारा बनता है। यदि आपके सीन में रिफ्लेक्शन को सही करना है, तब आप केवल रिफ्लेक्शन की लेयर को ही सिलेक्ट कीजिए और उस पर काम कीजिए। इसका थोड़ी देर में हम एक उदाहरण देखेंगे। इससे पहले हम इस सीन को एक बार नए एलिमेंट्स के साथ रेंडर कर लेते हैं। इसके लिए रेंडर सेटअप खोलते हैं, एलिमेंट्स में जाते हैं,
मौजूदा एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं और इन्हें डिलीट कर देते हैं। अब एक नया एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, वीरे बैक टू ब्यूटी। अब इस सीन को रेंडर कर लेते हैं। जब तक सीन रेंडर हो रहा है तब तक मैं ऊपर दिए हुए इस बटन के बारे में बता दूं। सबसे पहला बटन क्रिएट लेयर का है। दरअसल इसके अंदर कई प्रकार के कंट्रोलर दिए हैं। आप इस बटन को थोड़ी देर दबाकर रखिए, वो सब कंट्रोलर ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ बाहर आ जाएंगे। इसमें आपको कर्व, कलर बैलेंस, ह्यू सैचुरेशन, वाइट बैलेंस, एक्सपोजर, कंट्रास्ट, ये सब कंट्रोलर आपको यहाँ मिल जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये रिफ्लेक्शन की लेयर है, इसे सिलेक्ट कीजिए, इस पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाइए। इस लेयर पर अप्लाई करने के लिए सारे कंट्रोलर यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा आप ऊपर यहाँ से भी इन कंट्रोल को लेयर पर अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर कर्व को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसे थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं ताकि सही तरीके से नजर आ जाए। आप इस लाइन पर डबल क्लिक करके पॉइंट क्रिएट कीजिए और टेंजेंट हैंडल के द्वारा कर्व को मूव कीजिए। इस प्रकार अलग अलग लेयर को इन कंट्रोलर के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। अपने सीन में आप कलर बैलेंस, रूम टेम्परेचर, रिफ्लेक्शन, एक्सपोजर, इन सबको सेट कर सकते हो। जब एक बार आपका सीन तैयार हो जाए तो आपको अगले सीन में दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। इसके लिए आप इन सभी सेटिंग को इस बटन के द्वारा सेव कर सकते हो, ताकि आपको एक ही काम के लिए दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। आप जितने भी अलग अलग प्रीसेट बनाए उन सबको सेव करके रखना चाहिए, ताकि दोबारा सेम सेटिंग की जरूरत पड़े तो एक ही बटन में काम हो जाए। इस बटन के साथ जो बटन है, इसके द्वारा आप अपने प्रीसेट की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। यदि आपने प्रीसेट का पाथ डिफाइन कर रखा है तो आपको प्रीसेट इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। उन सबकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी, आप यहाँ से उनको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रीसेट का नाम उसके काम के हिसाब से होना चाहिए ताकि ढूंढने में आसानी हो। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। और हाँ, जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की खाई हो, आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।